बहू 4 लोगों का काम ही कितना होता है। 3 बच्चों की परवरिश हमने अकेले ही की थी। हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया था। गर्भावस्था के आखिरी समय तक पूरा काम किया। लिफ्ट तो थी नहीं, पीने का पानी 3 मंजिला चढ़ाकर लाते थे। मैं बीमार होती थी तब भी जैसे तैसे उठकर सारे काम करती थी। तुमने तो एक दिन के बुखार में ही सुकुमार बनकर बिस्तर पकड़ लिया। कविता जी ने अपनी बहू को ताने देते हुए कहा। देविका की सास कविता जी ने अपनी गृहस्थी अकेले अपने दम पर चलाई थी। 3 बच्चों, 2 बेटियों और 1 बेटे की परवरिश में उन्हें किसी का सहयोग नहीं मिला था। ससुराल गांव में था। पति कमल जी की नौकरी की वजह से कविता जी को भी उनके साथ शहर आना पड़ा। तीनों बच्चों के जन्म के समय 15 दिन उनकी मां ने उन्हें संभाला। कविता जी के मोहफट स्वभाव के कारण उनकी सास ने उनसे पल्ला झाड़ लिया था। बच्चों के जन्म से लेकर शादी तक सब उन्होंने अकेले ही संभाला। इस बात का उन्हें घमंड हो चला था। पिछले साल उनके बेटे नितिन की शादी हुई और देविका उनके घर बहू बनकर आई। दूसरे घर से आई लड़की को ससुराल में सेट होने के लिए सास की हेल्प और मीठे व्यवहार की जरूरत थी, लेकिन इसके विपरीत कविता जी सिर्फ यही राग अलापती। मेरी मदद को कोई नहीं आया, हमने सब अकेले ही संभाला था। अब तुम अपना देखो, हमसे किसी बात की कोई उम्मीद मत रखो। देविका मन ही मन सोचती, आप तो अकेली रहती थी, मैं तो सास के साथ रहकर भी अकेली हूँ। क्या साथ रहने पर एक दूसरे का सहारा नहीं बनना चाहिए? संपन्न ससुराल होने के बावजूद भी बस बर्तन के लिए कामवाली लगा रखी थी। बाकी सारे काम, खाना बनाना, सास ससुर की फरमाइशों को पूरा करने का जिम्मा देविका पर ही था। कुछ समय बाद ही देविका ने मां बनने की सूचना दी। देविका ने झाड़ू पोछा और कपड़े धोने के लिए भी कामवाली लगाने की बात कही। 4 लोगों का काम ही कितना होता है। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करके कमाए और तुम फिजूल खर्ची करो। कविता जी ने बहू को 2 टूक जवाब सुना दिया। डॉक्टर के हिदायत देने पर 7 महीने बाद कामवाली रखी गई। पहली संतान ससुराल में ही होती है, इसलिए डिलीवरी के लिए अपनी माँ को बुला लेना। मुझसे तो इतना काम नहीं होगा, कविता जी ने कहा। आदर से 2 दिन के लिए भी कभी मेरी माँ को बुलाया नहीं। अब जरूरत के समय इन्हें मेरी माँ याद आ रही है। देविका मन ही मन बुदबुदाई। नियत समय पर डिलीवरी हो गई। देविका ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। देविका की मम्मी घर का काम देखती और कविता जी हॉस्पिटल में रहती। हॉस्पिटल से आने के बाद कविता जी सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती। वो दिन भर देविका की मम्मी को कोई ना कोई काम बताती रहती। 1 मिनट भी उन्हें आराम से बैठने नहीं देती। जापे वाली का खाना अलग, बाकी सबका खाना अलग। रात को बच्चा रोए तो उसे भी देविका की मम्मी ही संभालती। कविता जी तो झांकने भी नहीं आती, जबकि दोनों समधन एक ही उम्र की थी। कभी कभी तो कविता जी रूखे शब्दों में बोल देती, आपने अभी तक यह काम नहीं किया, वह काम नहीं किया। जैसे देविका की मम्मी कोई काम वाली हो। देविका को अपनी मम्मी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने अपनी मम्मी को 15 दिन में वापस भेज दिया। कविता जी ने जैसे तैसे 1 हफ्ता खाने पीने का काम संभाला। बहू के लिए लौकी और तुरई की सब्जी वो 2 दिन की एक साथ फ्रिज में बनाकर रख देती। डिलीवरी को 21 दिन भी पूरे नहीं हुए। कविता जी ने देविका से कहा, तुम्हारे 21 दिन पूरे हो गए हैं, आज से तुम काम शुरू कर देना और अब काम वाली की भी कोई जरूरत नहीं है। झाड़ू पोछा कपड़े करोगी तो शरीर ठीक रहेगा। देखो कैसे बैठे बैठे बेडौल हो गई हो। देविका ने धीरे धीरे काम शुरू कर दिया। शरीर से ज्यादा उसका मन कमजोर पड़ गया था। जिस सास को उसने माँ जैसा सम्मान दिया, उसने उसके साथ परायों जैसा व्यवहार किया। जब कभी देविका सास को बच्चा संभालने के लिए कहती तो कविता जी फिर कहती, मैंने भी बच्चों के साथ काम किया था, अब तुम भी सीखो।
एक दिन देविका के बेटे को तेज बुखार था। वो गोद से नीचे उतर ही नहीं रहा था। स्थिति देखते हुए भी कविता जी मंदिर सत्संग में चली गई। शाम को 8 बजे जब कविता जी घर आई तो बहू देविका ने खाने में सिर्फ खिचड़ी ही बनाई थी। ये क्या बहू, तुमने सिर्फ खिचड़ी ही बनाई है? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे ससुर जी खिचड़ी पसंद नहीं करते। तुम्हारा तो एक ही बच्चे में ये हाल है। मैंने तो 3 बच्चों के साथ सब अकेले किया था। आज देविका के सब्र का बांध टूट गया और वो बोली, मम्मी जी आप अपने सास ससुर के साथ नहीं रहती थी, इसमें मेरा क्या दोष है? उस समय आपको सिर्फ अपने पति और बच्चों को देखना पड़ता था। मुझे तो पति बच्चे के साथ सास ससुर की सेवा भी करनी पड़ती है। अपने होकर भी एक दूसरे का सहारा ना बने तो ऐसा अपने कहलाने का क्या फायदा? देविका का इतना बोलना था और घर में विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन गई। कविता जी के कहने पर उनके पति ने बेटे बहू को घर से निकाल दिया। अब देविका और नितिन ने घर के पास ही अपनी अलग गृहस्थी बसा ली। सास ससुर के साथ देविका के संबंध औपचारिक बनकर रह गए। जल्दी ही उसे दूसरी संतान की खुशी प्राप्त हुई। इस बार उसने सास को मदद के लिए नहीं पुकारा। 3 महीने के लिए खाना बनाने के लिए कुक रख ली। इधर कविता जी ने भी फुल टाइम मेड रख ली थी। उन्होंने कभी अपने पोते पोती को भी 2 दिन के लिए अपने पास नहीं बुलाया। कुछ सालों में उनके पति का देहांत हो गया। अब वह अकेली रह गई। जब वह शरीर से पूरी तरह लाचार हो गई तो उनका बेटा नितिन उन्हें घर ले आया। देविका की उम्र भी 45 साल के पार हो चुकी थी। उसके बेटा बेटी अपनी दुनिया में मस्त थे। देविका कविता जी के खाने पीने का बराबर ध्यान रखती थी। उसके दिल में अपनी सास के लिए सम्मान और अपनापन नहीं था। 2 घड़ी के लिए कविता जी के पास वक्त बिताने के लिए कोई नहीं था। कविता जी का किया उनके सामने आया। आज वो पश्चाताप के आंसू बहाने के लिए मजबूर थी। जब बहू ने ननद को अपने कंगन देने से मना कर दिया। 2-3 दिनों के बुखार ने जैसे गायत्री जी के शरीर को तोड़कर रख दिया था। बुखार तो अब नहीं था लेकिन कमजोरी थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऊपर से गायत्री जी को अपनी बहू काजल की भी चिंता हो रही थी। ना जाने कैसे वो अकेले सब कर रही होगी। क्लोजिंग का समय है तो बैंक में भी दबाव होगा और घर का काम अलग। ऋतु तो यही मायके में ही है, पर मजाल है जो अपनी भाभी की मदद कर दे। अपनी बेटी से दुखी, अपनी बहू के बारे में सोचती गायत्री जी हिम्मत करके अपने कमरे से निकलकर नीचे आंगन की ओर बढ़ ही रही थी कि उन्हें अपनी सास की आवाजें सुनाई दी जो गायत्री जी को देखकर और भी तीव्र हो रही थी। आ गई, अच्छा हुआ जो खुद ही आ गई। अब अपनी आँखों से ही देख लो कैसे तुम्हारी बहू अपनी दादी सास को पलटकर जवाब देती है। आज तक जो मेरी बहू ने नहीं किया वो मेरे पोते की बहू कर रही है। बस यही देखना बाकी रह गया था इस उम्र में। अपनी सास को क्रोध से चीखते हुए और अपनी बहू को रोते हुए देख गायत्री जी एक पल को सन्न रह गई। आखिर ऐसा क्या हो गया माँ जी? आप इतनी नाराज क्यों हैं काजल से? बहू तो समझदार और सुलझी हुई लड़की है, फिर वो ऐसी क्या गलती कर बैठी? मैं बताती हूँ मम्मी, मैंने भाभी से उनके कंगन क्या मांग लिए तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया देने से। फिर कौन सा हमेशा के लिए ले रही थी मैं इनके कंगन। मैंने सोचा ससुराल में फंक्शन है तो भाभी के कंगन पहन लेती हूँ, बाद में लौटा दूंगी। गायत्री जी की बेटी ऋतु बिना एक पल की देरी किए अपनी भाभी काजल की शिकायत की पोटली खोलकर बैठ गई। गायत्री जी समझ गई कि आखिर माजरा क्या है और आखिर समझती क्यों ना अपनी सास के कठोर और बेटी के लालची स्वभाव को उनसे अधिक कौन जानता था। गायत्री जी की सास ने हमेशा गायत्री जी को दबाकर रखा था।
इकलौती बहू थी गायत्री घर की और उनकी सास को ये डर था कि कहीं बहू अपने मन की ना करने लगे। इसलिए शुरू से ही साम दाम दंड भेद सभी तरीके अपनाकर अपने बेटे को उन्होंने अपने बस में कर रखा था। पति और सास के स्वभाव को समझकर गायत्री जी ने भी समझौता कर लिया था और बिना कोई शिकायत किए अपनी पूरी जिंदगी अपने ससुराल को समर्पित कर दी। गायत्री जी के 2 बच्चे थे, बेटी ऋतु जो अपनी दादी की परछाई थी, आदत स्वभाव सब उनका ही पाया था उसने, लेकिन बेटा अंकुर गायत्री जी के गुणों से भरा था। तभी तो जब अंकुर ने गायत्री जी को काजल के बारे में बताया तो बिना किसी संदेह गायत्री जी ने काजल को अपनी बहू स्वीकार कर लिया। वो जानती थी उनके बेटे की पसंद उनसे अलग हो ही नहीं सकती। काजल थी भी बहुत प्यारी। बचपन में माता पिता की मृत्यु के बाद चाचा चाची के घर अभावों में पल कर भी उसने अपने बल पर बैंक में नौकरी पा ली थी। सुंदर इतनी कि जो भी देखे तो बस देखता ही रह जाए। वही ऋतु शादी के बाद भी अक्सर मायके में ही नजर आती और जब भी आती ससुराल में लड़ झगड़ कर ही आती। जब गायत्री जी उसे समझाती तो दोनों दादी पोती गायत्री जी से लड़ बैठती। अगर काजल मना कर रही है तो उसका कुछ तो कारण होगा माँ जी, वरना आज तक ऋतु ने अपनी भाभी की जिस भी चीज पर हाथ रखा है काजल ने बिना देर किए वो चीज ऋतु को दी है। क्यों ऋतु, सही कह रही हूँ ना मैं? तो कौन सा एहसान किया है, ननद है ऋतु, हक है उसका। ऋतु कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी दादी ऋतु की वकालत करने लगी। क्या बात है काजल, तुम बताओ, गायत्री जी ने काजल से पूछा। माँ वो कंगन मेरी माँ की आखिरी निशानी है, बाकी जेवर तो चाचा ने रख लिए, बस ये कंगन चाची ने चाचा से छुपा कर विदाई के वक्त मेरे हाथ में डाल दिए थे। माँ का प्यार तो कभी मिला नहीं, बस ये कंगन ही है जो उनके आशीर्वाद के रूप में मेरे पास है। ऐसे में आप ही बताइए कैसे दे दूं ये कंगन ऋतु दीदी को? पहले भी ऋतु दीदी वापस लौटाने के नाम पर कितने गहने मुझसे ले गई मगर कभी लौटाए नहीं। मैंने ऋतु दीदी को कहा भी कुछ और ले लो, मगर नहीं, ऋतु दीदी को यही कंगन ही चाहिए। माँ बस इतनी सी बात के लिए दादी और ऋतु दीदी ने मुझे कितना सुनाया, काजल सिसकते हुए बोली। अपनी बहू को समझा दे गायत्री, हमारे घर में ननद को दिया जाता है, आखिर हक है उनका, ये मेरा तेरा हमारे घर में नहीं चलता। बस माँ जी, समझने की जरूरत काजल को नहीं आपको और ऋतु को है, गायत्री जी ने कहा। अच्छा तो बहू के आते ही तुम्हारी भी जुबान चलने लगी, आज तक जिसने चू भी नहीं की अब वो भी आंखें दिखा रही है। देख ले ऋतु अपनी माँ और भाभी को, अब सास बहू ने मिलकर अपनी अलग पार्टी बना ली है। सही कह रही हूँ मैं माँ जी, आज तक मैं चुप रही, आज तक सब कुछ चुपचाप सहती रही, कभी कोई शिकायत नहीं की, मगर अब नहीं सहूंगी। अब ये सास अपनी बहू के लिए हर वो काम करेगी जो मेरी सास ने मेरे लिए कभी नहीं किया। मेरी शादी के सारे जेवर सारी नंदों का हक है कहकर अपनी बेटियों को दे दी, यहाँ तक कि जब भी कोई अच्छी चीज मेरे मायके से आती तो आप अपनी बेटियों के लिए रखवा लेती। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बंद कीजिए नंदों का हक कहकर बहुओं का शोषण करना। मानती हूँ नंदे आदरणीय होती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बहुओं का हक और उनके मन को मारकर नंदों की आवभगत की जाए। ऋतु की शादी से लेकर आज तक ऋतु के पापा ने उसकी हर मांग पूरी की है, लेकिन बेटी के हक के नाम पर मैं मेरी बहू का शोषण नहीं होने दूंगी। काजल की माँ की आखिरी निशानी मैं किसी को हरगिज नहीं लेने दूंगी। भाग्यशाली है आप माँ जी कि काजल जैसी सुलझी और सरल स्वभाव की पोता बहू आपको मिली है। आप उसका मान करेगी तो ही सम्मान पाएंगी। अब वो समय नहीं रहा जब बहुओं को दबाकर रखा जाए। अब तो प्यार देंगी तो सम्मान पाएंगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप समय के साथ बदल जाएं। और ऋतु
तुम्हें बार बार मायके आने की जरूरत नहीं है, अब अपना घर संभालो तुम। देखना कहीं दादी की लाडली बनते बनते पति के प्रेम और ससुराल के स्नेह से हाथ ना धो बैठो। फिर मत कहना कि माँ ने समझाया नहीं। गाय समान अपनी सीधी बहू को इस तरह बोलता देख दादी की बोलती बंद हो चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि अब चुप रहने में ही भलाई है। और ऋतु अपनी माँ की फटकार सुनकर अपने ससुराल जाने के लिए अपना बैग समेटने लगी। वहीं काजल की नजरों में अपनी सास के लिए सम्मान दोगुना हो चुका था। अपने लिए हमेशा चुप रहने वाली गायत्री जी ने अपनी बहू के हक में आवाज उठाकर आज साबित कर दिया था कि अगर सास सुलझी हुई हो तो बहू का हक कोई नहीं छीन सकता।